हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 3 अगस्त 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज़ न्यूज़पेपर को। दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे द इकोनॉमिक सीजीए को टाइप करके भी हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो दे रखी है वो है सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन स्टेट ऑन केसेस अंडर सेक्शन 66A। दोस्तों, कल के न्यूज़पेपर में मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसका जो सेक्शन 66A है, सुप्रीम कोर्ट इसको काफ़ी टाइम पहले ही एबॉलिश कर चुकी थी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें दे रखी थी जिन पर अच्छे से क्लैरिफिकेशन नहीं थी। बावजूद इसके ऐसी कई सारी कोर्ट्स हैं जहां पर इनके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। मतलब कोई सेक्शन अगर आपने हटा दिया है, बावजूद इसके आप जो पुलिस कंप्लेंट कर रहे हो, कोई भी कंप्लेंट कर रहे हो, उसके अंदर सेक्शन 66A का जिक्र कर रहे हो, तो भाई क्यों कर रहे हो? जब वो चीज़ हटा दी गई, एबॉलिश कर दी गई, बावजूद इसके आप उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तो ये चीज़ें बहुत सोचने वाली है। अगर मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पर जाऊं तो देखो, ऐसा है कि जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो बिल है वो सन 2008 दिसंबर में ये पास हुआ था। फिर अक्टूबर 2009 के अंदर इसके अंदर थोड़े ये रियलिटी के अंदर क्या हुआ, लोगों के पास आया। मतलब कहते हैं ना कि इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 2009 के अंदर हुआ था। इसके बाद 2012 के अंदर इसमें क्या हुआ था, एक पिटीशन फाइल की गई थी श्रेया सिंघल के द्वारा, जिसने चैलेंज किया था सेक्शन 66A के रिगार्डिंग। तब मार्च 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो ये श्रेया सिंघल ने और यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ जो केस दायर किया है, इसके तहत उन्होंने डिक्लेयर किया सेक्शन 66A को एबॉलिश करने का। अब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के अनुसार ये था कि सेक्शन 66A को एबॉलिश कर दिया गया, इसके खिलाफ अब केस रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके 681 केसेस को रजिस्टर्ड किया गया है और पिछले कुछ टाइम के अंदर 799 केसेस इसके अंदर रजिस्टर्ड किए गए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोल रही है, या सुप्रीम कोर्ट हमारी ये बोल रही है कि जब ये हमने सेक्शन को एबॉलिश कर दिया है तो इसके खिलाफ आप केस क्यों दर्ज कर रहे हो? इसका मतलब है आप हमारी जो चीज़ें हैं उनका उल्लंघन कर रहे हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर कुछ बोली गई हैं जो कि हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर भी पढ़ी थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे चलें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोविड लेवल के चलते हमारा जो जुलाई मंथ का एक्सपोर्ट है वो 34% हायर हो जाएगा। क्यों हायर हो जाएगा? देखो, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम बनाते हैं, जो बाहर की कंट्रीज़ में हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उनका लेवल अब बढ़ चुका है। क्योंकि देखो, कई सारी एंट्रीज़ हैं जिनका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हमसे भी ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसे केस में उनके पास प्रोडक्शन लेवल उतना नहीं हो पाता, इसके चलते वो हमारी जैसी कंट्री पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो ये तो चलो अच्छी बात है कि हमारा एक्सपोर्ट लेवल जो है वो यहाँ पर बढ़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं है। इसके बाद ये सब नीतीश वगैरह के कुछ भी यहाँ पर कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो चांदनी चौक का इलाका है, दोस्तों मैंने खुद ने ये फील किया कि जब मैं पहले चांदनी चौक जाता था और आज जाता हूँ, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले बहुत ज़्यादा रश वगैरह होता था, टूरिज़्म अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं था, सकरी सकरी गलियाँ थी, वो आज भी हैं। लेकिन वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले के मुकाबले इतना ज़्यादा बिल्डअप कर दिया है कि रोड हटा के उन्होंने जो है एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया, टूरिस्ट हब बना दिया, बिकॉज कई सारे फॉरनर्स वहाँ पर आते हैं। तो ये तो एक बहुत ही अच्छा काम किया। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि चांदनी चौक को 15 अगस्त, जैसे आप जानते हो 15 अगस्त आने वाली है, अब 15 अगस्त जो है हमारी कहाँ पर होती है, चांदनी चौक में होती है। तो चांदनी चौक में यानी लाल किला वहीं पर है। तो उस चीज़ों को लेकर, उस प्रोग्राम को करने के लिए वहाँ पर कई सारी चीज़ों का अरेंजमेंट किया जा रहा है, जो कि मतलब हमारे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए किया जाता है। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी डीओ के पोर्टल पे लगभग 8,000 रजिस्ट्रेशन हो गए पिछले 2 घंटे के अंदर। तो ये तो खैर हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, जस्ट थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दिया कि हाँ कुछ ऐसा चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कोविडशील्ड फर्स्ट डोज बैक आफ्टर अ ब्रेक। क्या मतलब है? जैसे आप जानते हैं हमारे यहाँ पर इस टाइम जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो बहुत धीमा चल रहा है। धीमा क्यों चल रहा है? कि हमारे पास जितनी पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन होने चाहिए उतनी नहीं है। आप जानते हैं हमारी पॉपुलेशन जितनी है, 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, अभी तक सिर्फ हमने 10% लोगों को ही डबल डोज यानी दोनों के दोनों डोजेज लगाए हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा लोगों की जो डिमांड आती है वो कोविडशील्ड को लेकर आती है। कोई कोवैक्सीन नहीं लगवाना चाहता, कहते हैं वो पानी की तरह होता है, तो क्योंकि उसकी एफिशिएंसी वगैरह कम है। तो कोविडशील्ड की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो कुछ लोग स्लॉट बुकिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग स्लॉट हो नहीं पा रहा। इवन मैं खुद भी बताऊँ, मैं अपने वैक्सीनेशन के लिए करवा रहा हूँ, मुझे खुद को स्लॉट्स नहीं मिल पा रहे हैं। पेड तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें उसकी फ्री वाले स्लॉट्स की, तो वो आसानी से नहीं मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। देखो, पेड तो मैं ले लूँगा, लेकिन उन लोगों का क्या जो 900-700 रुपये एक डोज़ के नहीं दे सकते। डबल डोज़ की बात करें तो 1500-1600 रुपये हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट को इन बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, अपने इन चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे यहाँ पर चले तो यहाँ पे तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद चलो आगे और चलते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास, ये तो चलो पॉलिटिकल न्यूज़ है। पॉलिटिकल न्यूज़ तो हमें वैसे ही नहीं पढ़नी होती है। ठीक है,
थोड़ा सा और अगर हम ऊपर चलते हैं, नीचे आ गए थे हम, चलिए और नीचे चलते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफर मेडिटेशन इन कृष्णा डिस्प्यूट। मैं आपको बता दूं, जो हमारा तेलंगाना है, ठीक है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इनके बीच में वाटर डिस्प्यूट चलता है। क्या होता है आप जानते हो, पहले ये एक ही स्टेट थे, फिर इनको दो अलग अलग टेरिटरी स्टेट्स बना दिया गया। तो इनके बीच से एक नदी जाती है, ठीक है, तो उस नदी नदी को लेकर डिस्प्यूट होता है। आंध्र प्रदेश ये बोलती है कि ये नदी हमारी है और हमारे लोगों को इससे पानी मिलना चाहिए। क्या है ना कि यहाँ पर जब मानसून सीज़न जब ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पर पानी का जो लेवल है वो डाउन हो जाता है, जिसके चलते पानी की समस्या वहाँ पर बन जाती है। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो रिवर है इसके पानी का जो राइट है वो हमारे लोगों का है। तेलंगाना ये बोलती है हम भी तो तुम्हारा पार्ट कभी किसी ज़माने में हुआ करते थे, तो ये राइट उतना ही जितना तुम्हारा है उतना ये हमारे लोगों के लिए भी है। तो दोनों ही स्टेट के अंदर बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, जिस बात को लेकर गवर्नमेंट अभी सामने आई नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है इस डिस्प्यूट के रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सामने आना पड़े, और आना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर वाटर डिस्प्यूट अगर चलता रहेगा तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, मतलब अपने ही देश के लोग आपस में लड़ेंगे तो कैसे काम चले, फिर हम बाहर कंट्रीज़ की क्या बात करें, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर है ये तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। इसके बाद और अगर हम आगे चले, ये एडिटोरियल पार्ट है, एडिटोरियल पार्ट में भी कुछ खास नहीं है, इसके चलते मैं इस पर ज़्यादा फोकस अभी नहीं कराने वाला हूँ। हाँ, यहाँ पे ये भी अभी एडिटोरियल है, ये थोड़ा सा वो आ गया, यहाँ पे ध्यान देना। अब आप जानते हो अभी जो हमारा जो सत्र चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, जैसे तीन सत्र होता है ना, एक आपका विंटर होता है, एक समर होता है, और एक आपका मानसून सत्र होता है। तो अभी जो हमारा मानसून सत्र चल रहा है जिसके अंदर कई सारे बिल्स हैं जो बिना किसी अपोजिशन पार्टी के इंटरफेयर किए हुए वो बिल पास किए जा रहे हैं। यहाँ पर पिगासुस फार्म बिल को लेकर बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, तो कहा यह जा रहा है कि इन बिल्स को लेकर जो अपोजिशन पार्टी है उनको क्वेश्चंस उठाने चाहिए, जिससे उस बिल के अंदर की जो खामियां हैं उनको मतलब दूर किया जा सके। या तो कोई भी बिल एक अच्छा बिल तब बनता है, या कोई भी एक्ट एक अच्छा एक्ट तब बनता है जब अपोजिशन पार्टी उस पर क्वेश्चनिंग करती है। क्वेश्चनिंग करने से क्या होता है कि जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए अच्छी हो जाती हैं और जो बिल है वो बहुत ही ज़्यादा निखर के आता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल होना चाहिए। बाकी देखते हैं, इस बार हमें ऐसा लगता है कि मानसून जो सत्र है हमारा, इसमें पेगासूस को लेकर और जो फार्म बिल है, इन दो मुद्दों पर सबसे ज़्यादा बहस छिड़ने वाली है, और देखते हैं कि ये बिल पास होते हैं या नहीं पास होते हैं, ठीक है। अब ये सबसे मेन चीज़ है, ये आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे भी बड़ी बात ये अभी हमने चैप्टर पढ़ा है उससे भी रिलेटेड है। क्या कि अभी आपको मैं एक बात बताता हूँ, निर्मला सीतारमन जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने 2021 के अंदर, फरवरी 2021 के अंदर एक अनाउंसमेंट की थी, और उसमें कहा था कि ये जीआईसी को, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को, जो एलआईसी का ही पार्ट है, उसको ये प्राइवेटाइज करना चाहती है, मतलब वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देना चाहती है। तो पहले हम थोड़ा बेसिक समझते हैं, फिर इस न्यूज़ के ऊपर आएंगे। देखो बेसिक ऐसा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि देखो हमने कई सारी पीएसयूज खोली हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसमें गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है। बट क्या है आप जानते हो, गवर्नमेंट अच्छे से मैनेजमेंट नहीं संभाल पाती। गवर्नमेंट सुपरविज़न तो अच्छा कर लेती है, लेकिन मैनेजमेंट में उसकी जो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए वो नहीं होती, जो कि प्राइवेट सेक्टर के पास है। तो अब इसके चलते पीएसयूज में होने लगे लॉस, पीएसयूज एक वाइट एलिफेंट की तरह बनकर रह गए। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि इसमें ट्रिपल पी मॉडल आया है, पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल आ रहा है, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसके तहत हम कुछ स्टेक होल्डिंग प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, लेट सपोज अभी पीएसयूज में 100% की स्टेक जो है वो गवर्नमेंट की है। अगर उसमें से हमने 20% की स्टेक बेच दी प्राइवेट सेक्टर को, तो फिर भी ये सोचो ना, मेजोरिटी होल्डिंग तो अभी भी गवर्नमेंट के पास है। ये भी छोड़ो, अगर गवर्नमेंट ने 49% स्टेक भी बेच दिया आउट ऑफ 100, तो इसका मतलब अभी भी मेजोरिटी 51% किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। तो यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बिल्कुल भी नहीं कह रही है कि हम पूरी की पूरी स्टेक होल्डिंग बेच देंगे, वो ये कह रही है कि हम कुछ ही स्टेक होल्डिंग अपनी प्राइवेट सेक्टर को बेच देंगे, क्योंकि उससे जब प्राइवेट सेक्टर का मैनेजमेंट संभाला जाएगा तो ये एलआईसी, जीआईसी, जितने भी ये सारी इंश्योरेंस सेक्टर हमारे पास अच्छी तरह से रिकवर हो जाएंगे। तो इस बात को लेकर इंश्योरेंस एक्ट में क्या किए जाएंगे, अमेंडमेंट्स की जाएंगी। तो वही लिखा हुआ है कि इट विल अलाउ गवर्नमेंट टू ब्रिंग डाउन इट्स स्टेक टू स्टेट ऑन्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जो स्टेट की जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, ये गवर्नमेंट चाह रही है कि अपनी स्टेक को क्या कर दें, कम कर दें, और प्राइवेट स्टेक को बढ़ा दें। तो दोस्तों आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि स्टेक घटाना और बढ़ाना सही चीज़ है। मतलब अभी जो गवर्नमेंट सोच रही है गवर्नमेंट का स्टेक कम करे, प्राइवेट के स्टेक को बढ़ा दें, क्या ये सही है, वो भी किसमें, स्टेट ऑन जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, ठीक है। और ये देखो निर्मला सीतारमन जी की फोटो भी लगी हुई, जिसमें वो ये बताते हुए हैं कि हम जो अपने पास इंश्योरेंस कंपनी को क्या करने वाले हैं, प्राइवेटाइज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर तो अभी फिलहाल ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। जुलाई के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ चुका है, वो तो मैं अभी आपको स्टार्टिंग के पेज के अंदर बता चुका था। फिर अब हम आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं बताने लायक, ठीक है। मेन चीज़ तो बिजनेस सेक्शन में आएगी, देखना।
चलो बिजनेस सेक्शन की ओर। अच्छा हाँ, यहाँ पर ध्यान देना, ये पीएम मोदी लॉन्च डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ई रुपी की बात की गई है दोस्तों। इसके लिए ना मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ और आज रात वो वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। आज रात वीडियो वो आपको 9 बजे मिल जाएगी और उसको ध्यान से देखना। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया ने किस तरीके से ई करेंसी को लॉन्च किया है, ई रुपी को लॉन्च किया है। यानी कई वाउचर्स होते हैं जो अब गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिए जाएंगे स्कॉलरशिप के रूप में या एड के रूप में। ये सारी चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, इसके लिए मैं इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा स्लाइड्स के ऊपर और वो आपको ज़रूर देखनी है, ठीक है। वो आज ही अपलोड मैं कर दूंगा। इसके बाद आगे अगर हम चलें यहाँ पर, तो यहाँ पर यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं है। चलो इसके बाद अब हमारा जो है लगभग बिजनेस सेक्शन, ही तो वर्ल्ड अफेयर की बातें हैं, इसमें भी आज कुछ खास नहीं है। बिजनेस सेक्शन में अगर बात करें तो पीएमआई हिट्स एट मैन्युफैक्चरिंग रिकवरी। क्या मतलब है कि जो हमारे यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसके अंदर अब रिकवरी देखी जा रही है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली जब लॉकडाउन थोड़ा सा खुलेगा तो लोग डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन होगा तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है पहले से ज़्यादा पनप पाएंगी। तो इस वजह से कहा जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर अब रिकवरी देखने को मिल रही है। एक सर्वे के अनुसार जुलाई मंथ के अंदर अंदर जो हमने डेटा देखा उसके हिसाब से पहले की कंपैरिजन जुलाई मंथ में प्रोडक्शन का लेवल जो है वो इंडिया का बढ़ा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके पास टॉप 50 कंपनीज की जो कि निफ्टी के अंदर कवर होती है। दोस्तों दो चीज़ें बता दूं, एक होती है निफ्टी और एक होती है सेंसेक्स। टॉप 50 कंपनी के अगर हम शेयर का एवरेज निकालें तो उसे हम निफ्टी बोलते हैं और टॉप 30 कंपनियों के शेयर का एवरेज निकालें तो उसे सेंसेक्स बोलते हैं। और ये ट्रेडिंग कहाँ पर होती है स्टॉक की, वो होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, एनएसई और बीएसई। सर और भी होते हैं हाँ, जैसे दिल्ली का भी है, सबका ही है, लेकिन मेजरली जो ट्रेडिंग होती है वो बीएसई और एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होती है। तो आज की टॉप 50 कंपनियां कौन कौन सी है? एशियन पेंट, अदानी पोर्ट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला, कोल इंडिया, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासमेन इंडिया, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंडल कंपनी, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस बैंक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईटीसी, जीएसडब्ल्यू स्टील, कोटेक बैंक, एलएनटी, एमएनएम, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री, एसबीआई लाइफ, स्टेट बैंक, श्री फार्मा सीमेंट, श्री सीमेंट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टीसीएस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल और विप्रो। ये हमारी टॉप 50 कंपनीज है। और आपको एक बात बता दूं मैं दोबारा से, ये बात मैं डेली बताऊंगा कि हमारे यहाँ पर आईएमएफ जो होती है जब भी वो लोन देती है तो उसकी एक स्पेशल करेंसी है जिसको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट, एसडीआर, जिसके अंदर 5 करेंसीज आती हैं। कौन कौन सी आती है? यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जैपनीज ईयर और चाइनीज़ का युआन। ये 5 करेंसीज आती हैं और इसका आप देख लो बाइंग रेट क्या है और सेलिंग रेट क्या है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर एक मिनट, ऊपर तो हमारी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। इसके बाद नीचे भी, अच्छा, एच बैंक्स का जो नेट एनपीए है वो बढ़ने की आशंका है। दोस्तों एनपीए का जो पॉइंट है वो मैं आपको मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर के अंदर कराऊंगा, चैप्टर नंबर 12। देखो एनपीए का मतलब क्या होता है, अगर आपने किसी को लोन दिया और उसने 90 दिन तक लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट पे नहीं किया तो वो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है। फिर इसके 3 कैटेगरी होते हैं, सब स्टैंडर्ड होता है, डाउटफुल होता है और आपका लॉस एसेट्स होता है। फिर फर्दर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि एनपीए को लेकर गवर्नमेंट ने कई सारे कोड्स बनाए, जैसे बैंक्रप्सी कोड वगैरह बनाए, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कंपनीज बनाई हुई हैं जिनसे एनपीए को रिजॉल्व किया जा सके। लेकिन मेन मुद्दा ये उठता है कि आखिर ये एनपीए हो क्यों रहे हैं। जब आप किसी को लोन देते हो तो आप बदले में इतनी सिक्योरिटी सफिशिएंट क्यों नहीं रखते हो कि कल को अगर एनपीए हो जाए तो उसकी रिकवरी के लिए हम सिक्योरिटीज़, कोलेटरल सिक्योरिटीज़ को बेच सकें। तो यहाँ पर ये सारी बातें बोली जा रही है और आरबीआई ने इसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी बनाई है। लेकिन बावजूद इसके बैंक्स के जो मैनेजर्स होते हैं उनकी पर्सनली वो किसी को अपने बिहाफ पर लोन दे देते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी गलत होती है जिनके चलते इकॉनमी को इसका लॉस भुगतना पड़ता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो और कुछ नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें तो पेटीएम यूज़र जो है वो आने वाले टाइम के अंदर लगभग 70,000 रुपये अपने मनी मतलब पेटीएम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा बट अभी नहीं, ठीक है। और बाकी तो ये आपका स्पोर्ट्स सेक्शन आ गया, ठीक है। तो आज के द हिंदूज़ न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों आज रात 9 बजे याद रखना मैं ई रुपीज़ पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो ज़रूर देखना, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।